सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 59 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहां पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक एक्सेट्रा के जो एम्प्लॉयज हैं उन सभी के लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप सभी के सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं इस वीक की हाइलाइट्स के लिए। तो जो हमारा इस वीक का की हाईलाइट है वो 8CPC की नोटिफिकेशन है। गजट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को रखा गया है, वो हम आपको शो करेंगे। और उसके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट अभी सामने आ रहे हैं और जो यूनियंस हैं वो अभी इसके लिए हड़ताल, स्ट्राइक करने के लिए, धरना करने के लिए तैयार हो चुकी हैं, वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये गजट नोटिफिकेशन है और ये कब निकला है। ये हमारे पास 3 नवंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है। एंड रिगार्डिंग टू एग्जामिन and recommend changes that are desirable and feasible in the employment, including pay, allowance, other facility benefit in cash or kind, having regard of rationalization। और किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए, यूटी के अंदर जो काम करते हैं, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर, आरबीआई इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, और यूनियन टेरिटरीज के जो अंदर काम करते हैं उनके लिए, सभी के लिए ये हम 8CPC वैलिड होगा। नाउ यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है रेफरेंस के लिए, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर अभी सारा खेल हो रहा है, मींस जिनके बेसिस पे कारण यूनियंस नाराज हैं सरकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बोला गया है कि जो पे स्ट्रक्चर है उसको इस हिसाब से डिसाइड किया जाए सो दैट वो कंड्यूसिव हो सके टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में। मींस पे इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जो टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, वो गवर्नमेंट स्कीम में आ सके, गवर्नमेंट जॉब में आ सके। और वो आपको पता है ऑलरेडी उसमें कितनी एज पर प्राइवेट उसमें कितनी सच्चाई है। नाउ उसके बाद जो पॉइंट सी है उसमें ये चेक करने के लिए बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम्स हैं, मींस अभी दीपावली आके गई है और आप में से कुछों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है और कुछ को फिक्स्ड बोनस मिलता है। जैसे जो रेलवे एम्प्लॉइज होते हैं उनको अराउंड 70 डेज का बोनस मिलता है, और जो नॉर्मल एम्प्लॉइज होते हैं ग्रुप BC में नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज होते हैं उनको लगभग 7,000 रुपए का बोनस मिलता है। तो ये नॉन परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है। इसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, बस क्राइटेरिया ये है कि आप वर्किंग होने चाहिए और आपको 6 महीने की सर्विस पूरी होनी चाहिए। सो ये बोला गया है कि जो ये ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आपको बोनसेस वगैरह दिए जाते हैं उनको क्या किया जाए, प्रोडक्टिविटी से लिंक किया जाए, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया जाए। ऐसा कोई प्रोसीजर बनाया जाए, जो भी आपको कुछ भी बोनस या स्कीम मिलने वाला है उसको प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया जाए। नाउ उसके बाद अलाउंसेस के रिगार्डिंग बोला गया है कि जो भी अलाउंसेस हैं उनकी एडमिसिबिलिटी को देखा जाए और उनके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस डिफाइन किए जाएं। उसके बाद डेफ्ट जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होती है वो दोनों के लिए बोला गया है, OPS वालों के लिए भी और NPS वालों के लिए भी। और NPS के लिए बोला है तो माय डिफॉल्ट इसके अंदर UPS भी इंक्लूडेड होगा। सो दोनों के लिए, UPS और NPS के लिए जो ग्रेच्युटी है उसके रिगार्डिंग बोला गया है। और यहाँ पे जो लास्ट में सबसे लास्ट यहाँ पे F है, ये वाला इस पेज पे, इस पे यूनियंस की सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है कि सरकार ने ये बोला है कि आपको ये सभी रेकमेंडेशन करनी है। इसको बोला है जो 8CPC की कमेटी बनी है उसको ये बोला है कि आपको ये ऊपर वाली सारी की सारी रेकमेंडेशन करनी है, बट क्या ध्यान में रखते हुए कि जो देश के फिस्कल हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो बजट है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि कैपेक्स के लिए या किसी भी डेवलपमेंट के लिए बजट है, उन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट लिटरली बोल रही है कि
जो हमारा खजाना है, खजाना एज इट इज रहना चाहिए। वो खजाना जब एज इट इज रहे तब आपको उसके हिसाब से ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी कि इनमें से खजाना एज इट इज रखते हुए आप जो भी प्रोवाइड कर सकते हो आप प्रोवाइड कर दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे जो यूनियंस है वो ऑब्जेक्शन ले रही हैं कि ये जो पॉइंट था ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये पॉइंट वर्बल होता है, इसको आपको पेपर में डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसको पेपर में डाल रहे हो तो आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको एनफोर्स कर रहे हो कि आपने जो 8 सीपीसी है, जो कमेटी है, उसके लिए एक रूल बना दिया कि आपने एक बाउंड्री सेट कर दी कि उस आप बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। अब जो भी रिकमेंडेशन होगी, जब भी सोचने लगेंगे रिकमेंडेशन के लिए, तो सबसे पहले ये बाउंड्री आ जाएगी कि क्या इस चीज से बजट पे असर पड़ रहा है। अगर बजट पे असर पड़ रहा है तो उस चीज को टोन डाउन कर दो या माइल्ड कर दो। सो वहीं से जो अमाउंट ऑफ चेंजेस हो सकते थे वो चेंजेस सरकार ने ऑटोमेटिकली यहां पे रिड्यूस कर दिए ये स्टेटमेंट डाल के। उसके साथ ही इसी के अंदर फर्दर ऐड किया गया है कि जो कॉस्ट है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का, उसको भी एग्जामिन किया जाए। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम कौन सी होती है, जो कि होती है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी भी मींस जो उन्होंने 2003 से पहले ज्वाइन किया था, यानी कि अगर सपोज कीजिए उनकी 30 साल की सर्विस है तो वो 2033 में रिटायर होंगे, तो उनकी पेंशन अभी भी क्या है, ओपीएस है, यानी कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, कि उसका इफेक्ट देखा जाए। अगर गवर्नमेंट उसका इफेक्ट देखने को बोल रही है, मींस क्या होने वाला है कि ओपीएस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट ने जो यूपीएस लेके आई थी, या तो गवर्नमेंट उसमें चेंजेस लाएगी या फिर जो एनपीएस है उसी के अंदर चेंजेस लाएगी। एट प्रेजेंट ओपीएस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं। ना ये तो था गजट नोटिफिकेशन। अब इसमें से हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मेन यूनियंस के मुद्दे हैं जो कि मिसिंग है, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने ये तो क्लियरली लिख दिया कि भाई बजट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बट जो एम्प्लॉइज की डिमांड्स थी गवर्नमेंट ने उनको क्लियरली नहीं लिखा। और जो यहाँ पे लास्ट है कि इसको 18 महीने का समय मिलेगा, 18 महीने के अंदर अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेगा। सो सबसे पहले जो नॉन मेंशन्ड पॉइंट है कि कहीं पे इन पॉइंट्स का कुछ मेंशन नहीं है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। पूरी गजट नोटिफिकेशन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होगा, बिकॉज राइट नाउ इसको 18 महीने के लिए बोला गया है कि 18 महीने में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और जिस हिसाब से इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं, जो टीएनसी दी गई हैं, क्या होने वाला है, अभी प्रोटेस्ट होने वाले हैं जो कि यूनियंस करेंगी। जब वो प्रोटेस्ट होंगे तो गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ेगा इसमें चेंजेस करने के लिए। गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस करेगी और उन चेंजेस के बाद फिर से ये गवर्नमेंट के पास बहाना हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि अब और टाइम चाहिए, जो टाइम है वो और ज्यादा चाहिए फिर से रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। तो फिर से और टाइम लगेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहां तक चला जाएगा, लोकसभा इलेक्शन तक चला जाएगा 2029 के। इवन देन अगर उस टाइम पे भी ये चला जाके जो भी है मींस कुछ भी है जो बीच में सेटलमेंट होके पास हो जाता है, इवन देन डेट मेंशन नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसमें ये बोला जा सकता है कि जो यूनियंस हैं वो ज्यादा ही मींस डाउटफुल हो रही हैं गवर्नमेंट पे। बट जब गवर्नमेंट बजट वाली लाइन उसके अंदर डाल सकती है कि बजट पे असर नहीं पड़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये लाइन भी डाल सकती थी। सो यहाँ पे डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओपीएस का कोई मेंशन नहीं है, मींस गवर्नमेंट ओपीएस को यहाँ पे खत्म करने की तरफ ही चल रही है। थर्ड पॉइंट, पेंशन्स के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं। अब पेंशनर कौन से, इसमें ना तो एनपीएस वालों को कोई फर्क पड़ता, ना ही यूपीएस वालों को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, उनकी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है। जो ओपीएस वाले हैं, पुराने वाले, उनकी पेंशन क्या होती है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है। और जब भी कोई पे कमीशन आता है तो ओपीएस की पेंशन पे फर्क पड़ता है।
उनकी पेंशन चेंज होती है, उनकी पेंशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनको मिलने वाले डीए वगैरह सब कुछ चेंज होते हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है कि उनको कोई चेंज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नाउ साथ में एक और मेंशन किया गया है यहाँ पे कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे प्रोसीजर्स का मेंशन नहीं है। मींस गवर्नमेंट ने ये तो मेंशन कर दिया कि आपको जो भी बोनसेस वगैरह मिलेंगे या जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसको क्या किया जाए, उसको परफॉर्मेंस बेस किया जाए। बट ये मेंशन नहीं किया कि परफॉर्मेंस बेस के लिए कोई प्रोसीजर भी दिया जाए। मींस जो कि बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर आप किसी के नोन हो तो जो आपका हायर ऑफिशियल है वो आपको अपार में ज्यादा मार्क्स दे देगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट बेटर हो गई। और अगर आप एक आउट स्टेशन पे हो तो आपके किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हो तो आपके अपार में उतने नंबर नहीं मिलेंगे जो किसी के साथ कांटेक्ट में है। सो जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे है उसके रिगार्डिंग कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। एंड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैमिली यूनिट के बारे में कोई मेंशन नहीं। नाउ फैमिली यूनिट का क्या प्रोसीजर है? अभी कुछ स्टेट कोर्ट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोले तो उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है वहां के स्टेट कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था, मीन जो वहां का कोर्ट्स है स्टेट का, एंड जो वहां की गवर्नमेंट है वो भी रूल लेके आने वाली है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारी देखभाल नहीं कर रहा ढंग से, ये हमारी देखभाल नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और कोर्ट भी उसमें ऑर्डर दे रहे हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ परसेंटेज कट करके कहां पे भेज देगी, पेरेंट्स के अकाउंट में भेज देगी। तो राइट नाउ ये हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट्स इसके लिए अपने रूल्स रेगुलेशन भी लेके आ रहे हैं। बट जो पे कमीशन है, जो पे कमीशन आपको सैलरी देता है वो आपके पेरेंट्स के लिए आपको सैलरी देता ही नहीं। पे कमीशन आपको सैलरी देता है 2.8 यूनिट्स के हिसाब से, जिसमें एक यूनिट है जो जो फर्स्ट यूनिट है वो एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो काम कर रहा है। उसके बाद प्लस में 0.8 यूनिट ये क्या होती है, उसकी वाइफ। मींस जब पहले पे कमीशन बना था तो उस टाइम पे आप ये समझ सकते हैं कि ये कंसेप्ट था ही नहीं, कि जब ये फैमिली यूनिट का कंसेप्ट आया है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, कि उस टाइम पे ये सोचा ही नहीं गया था कि वाइफ भी वर्किंग होगी या वाइफ काम कर सकती है। तो उन्होंने वाइफ को सिर्फ 0.8 अलॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वुमेन्स राइट वाले ग्रुप हैं उन्होंने बोला है कि आप वाइफ को 0.8 क्यों ले रहे हो, अगर कोई मेल है उसका कोई खर्चा है तो उतना ही खर्चा उसकी वाइफ का भी होगा, तो आपको उसको भी 1 यूनिट कंप्लीट कंसीडर करना पड़ेगा। और राइट नाउ अभी और क्या है, जो 0.6 यूनिट है वो पहले चाइल्ड के लिए है एंड प्लस 0.6 यूनिट दूसरे चाइल्ड के लिए है। तो ऐसे करके टोटल 2.8 यूनिट्स बनती हैं। और इसका मीनिंग क्या है 2.8 यूनिट का, कि अगर एक यूनिट के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि 10,000 रुपए देने हैं इस ग्रुप के आदमी को, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 28,000। ऐसे आपकी यूनिट की वजह से सैलरी डिसाइड होती है। एंड राइट नाउ इसके अंदर पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। मींस सरकार पेरेंट्स के रख रखाव के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके रख रखाव के लिए कोई सैलरी नहीं देती। तो अगर कोई सैलरी नहीं देती तो कोर्ट्स कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं कि आप अपनी सैलरी का पार्ट एक पेरेंट्स को दीजिए, ऑल्दो इट इज ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन। सो इसके रिगार्डिंग भी जो यूनियंस हैं वो सरकार के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, करने ही वाले हैं, दैट कि इस फैमिली यूनिट को चेंज किया जाए और इसको 2.8 से इंक्रीज करके 5 किया जाए, सो दैट जब आप एज बीइंग ए गवर्नमेंट आप जब खुद ऑर्डर पास करते हो कि आप अपने पेरेंट्स की देखभाल करो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करे कि कम से कम वो उनके लिए पैसे तो दे जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे। सो ये थे जो बेसिक डिमांड्स हैं यूनियन की राइट नाउ, और जिसके लेकर
वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण से भी मिले हैं और अभी प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। दीज आर द बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग दैट। सो टिल नाउ, अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हम आपके सामने अगले वीक ऐसे ही नई अपडेट लेके हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।